बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि 10,000 जंगजू पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको कहा गया था, आपको पेशकश की गई थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, उस वक्त तो आपने मुज़ाकरात ना किए, और अब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान को अपनी फ़तह नज़र आ रही है और फ़तह पे फ़तह वो हासिल करते जा रहे हैं, अब वो मुज़ाकरात करेंगे भी क्यों? और जो भी इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया सदर अशरफ गनी की तरफ से, उसको बेबुनियाद करार दिया। हमारा जो पैनल है उससे हमारा पहला सवाल यही होगा कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत कर रहा है? सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज़ वड़ाइस साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं डिस्कशन के लिए, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इंग्लैंड से। हामिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, किसी धड़े की हिमायत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? इस वक्त पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं। जब अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई तो उस वक्त जो तालिबान थे वो ना सिर्फ पाकिस्तान ने ट्रेंड किए, उनको वो असला जो कि अमेरिका और सऊदी अरब और पूरी दुनिया से पहुंचता था वो उन तक पहुंचाया। लिहाजा पाकिस्तान उस जंग में फैसिलिटेटर था। सही। उस जंग में फैसिलिटेटर होने की वजह से पाकिस्तान को एक एज था कि जब जंग ख़त्म हुई तो जो तालिबान थे वो पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के ममनून ज़रूर थे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। अब जो जंग है ये एक मुख्तलिफ जंग है। इस जंग में पाकिस्तान तालिबान के दुश्मन अमेरिका के साथ खड़ा था। हम अमेरिका का साथ दे रहे थे। हमने अमेरिका को अपने मुल्क में अड्डा दिया था जहाँ से प्रवास होती थी और जाके सीधे बम मारे जाते थे तैयारों के जरिए अफगानिस्तान पे। बिल्कुल। वो उस वक्त के तालिबान इस वक्त जो थे वो हमारे हाथ से ट्रेंड होके जाते थे। इस वक्त अगर कोई था तो वही था जो हमने महफूज रखे हुए थे। जो महफूज नहीं रखे हुए थे, जो वहाँ पे थे, वो अपनी जंग अपने बाजू पे लड़ रहे थे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान अगर कोई उनकी मदद कर रहा था तो पूरी दुनिया को कहीं नजर नहीं आई, अमेरिका को नजर आई है, जिसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही। अब वो धोखे की वजाहत क्या है? क्या पाकिस्तान ने असलिया दिया? क्या पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी? क्या पाकिस्तान ने तालिबान की क्या मदद की? अमेरिका ये वाज़ेह नहीं किया। अमेरिका ने यही कहा कि उन्होंने साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो उस वक्त थी। सही। इस वक्त नहीं है। अब इस वक्त जो तालिबान हैं वो अपनी जंग आप लड़के आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। इमरान खान ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आपकी 1.5 लाख फौज, मुसल्ला फौज, आपके तमाम अड्डे कायम थे अफगानिस्तान में, आप तालिबान से मुज़ाकरात करते तो फिर आप उनको पैरेलल समझते। बिल्कुल ऐसे। आपने उनको अपने पैरेलल नहीं समझा और जब आपको शिकस्त नजर आ गई, आप भागने लगे, तो फिर आपने रातों को फरार होके उनको खुला छोड़ दिया। बिल्कुल। तो वो तो अब यही समझ रहे हैं कि हमारे खौफ से अमेरिका भाग गया। तालिबान अब बड़े क्लियर हैं। बिल्कुल कि हम विनर हैं, हमने जीता है, हमने पूरे यूरोप को, हमने पूरी अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाल दिया है। लिहाजा उनका ये ख्याल है कि अब उनके जो पिट्ठू हैं 10 साल करजई और 10 साल अशरफ गनी, बिल्कुल, इनका इख्तिताम है। अब आप ये देखिए कि इंडिया ये इल्जाम लगा रहा है कि पायलट को मार रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया ये कह रहा है कि हमारे कंधार में उन्होंने कब्जा कर लिया है उस पे कौंसल खाने पे। बिल्कुल सही। और हमारे बंदे वहाँ जासूस मारे हैं। तो ये किसके खिलाफ हो रहा है सारा कुछ? अगर पायलट मरे हैं तो अफगान हुकूमत कमजोर हो रही है और इंडिया के जासूस मरे हैं तो इंडिया कमजोर हो रहा है। लिहाजा तालिबान की मजबूती अभी तक पाकिस्तान के साथ
नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान का किस हद तक साथ देंगे, ये बात की बात है। ठीक हो गया। अच्छा फयाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह की सूरत हाल है उसमें इमरान खान ने जवाब तो बहुत ज़बरदस्त दिया। उन्होंने यही कहा कि दुनिया में अगर कोई भी अफगान में अमन की जंग या अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान ही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी थी तो तब करते, अब आप क्या बात कर रहे हैं जब उनको फतह नज़र आ रही है। तो आप समझते हैं कि किसी धड़े की कोई हिमायत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? हमारा जो अफगान गवर्नमेंट है ना, उन बेचारों को तो अब तरस आ रहा है। अभी तो उन्होंने आज इल्ज़ाम लगाया ना कि पाक फ़ौज और फ़ज़ाइया जो उनकी और 10,000 बंदे तालिबान की मदद के लिए आ गए हैं। अभी अगले चंद दिनों में आप देखना मज़ीद इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर बौखला गए हैं ना, बुखलाए हुए हैं और उन्हें इल्ज़ाम लगाने हैं क्योंकि उनके अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उनको नज़र। हालांकि देखा जाए तो अफगान गवर्नमेंट को, अशरफ गनी को तो ये कहना था कि हाय अल्लाह हमें अमेरिका छोड़कर चला गया है। दुहाई तो वो दे, वो हमारे कप्तान को कह रहा है जी हमें तालिबान नहीं मार रहे, आपके बंदे आकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और मैं समझता हूँ कि इस लेवल के बंदा बैठा हुआ है, तुम सदारत में बैठे हुए अफगानिस्तान की, और तुम मज़े लूटते रहे हो जिन अमेरिकन के साथ और जिनके ताउन से, जिनकी मदद से, आज उनको बुलाओ, उनको पुकारो, वो तुम्हें आकर सेव करें। तुम उन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो जो जिस वक्त तुम उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। तो ये इस तरह के जो इल्ज़ाम आते हैं अगले चंद दिनों में आप देखेंगे ये मजीद लगाएंगे क्योंकि इनके दिन बुरे जो हैं वो आ गए हैं। बिल्कुल सही। तो कप्तान ने सही कहा है कि अगर हमने कुछ करना होता, बल्कि उन्होंने उनको समझाया है कि आपके पास उस वक्त एक अच्छा वक्त था। एक्चुअली जो अफगान सदर अशरफ गनी है वो चाहते हैं कि कोई किसी तरह उनकी मदद करे और तालिबान को मज़ाकरात पे लाए ताकि उनको भी जो गवर्नमेंट की मुस्तकबिल किया उसमें से कुछ शेयर मिल जाए, कोई हिस्सा मिल जाए, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो इस हवाले से वो चाह रहा है कि जी कोई बंदा जो भी उसकी मदद नहीं करेगा वो उसको दुश्मनी समझेगा। तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में बड़ी क्लियर कट है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम अफगान अवाम के साथ हैं, हम किसी दड़े के साथ नहीं है। जो अफगान हुकूमत जिस दड़े की हमायत करेंगे, जो भी उनका सिस्टम आएगा मुल्क में हुकूमत का, वो उसकी हमायत करेंगे और जो अफगानिस्तान जिसके हक़ में फ़ैसला देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई दो टोक राय नहीं हो, ये बड़ी एक क्लियर कट पॉलिसी है और होनी भी ऐसी चाहिए। अब जो वहाँ पे एक जंग शुरू हुई है और जो उसका क्या नतीजा निकलता है, तालिबान भी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हमसे, वो भी। अब एक्चुअली बात यह कि जब दो फरीक आपस में लड़ रहे हों सुमेरा, तो उनके खदशात भी बढ़ते जाते हैं। जो भी ज़रा कमज़ोर पड़ता है वो कहता है कि दुश्मन ने उसकी, दूसरे बंदे ने उसकी हिमायत कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, इस पर कोई ऐसी, और इसको क्लियर भी कर गया और हाई लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की सतह पर इसको क्लियर किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई बेस नहीं है, बुनियाद नहीं। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो हालात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किसी दड़े की हमायत नहीं कर रहा और उसकी पॉलिसी जो है वो क्लियर कट अफगान अवाम के लिए है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हामिद खान साहब क्या कहेंगे? अशरफ गनी साहब तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अफगान नायब सदर हैं उन्होंने भी कहा है कि पाक फ़ज़ाइया जो है उसने अफगान एयरफोर्स से राबिता किया है, जिसको DGISI ने डिनाई कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरासर इल्ज़ाम है, बल्कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसी धड़े की हिमायत करता नजर आ रहा है पाकिस्तान आपको? जी सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बात यह है कि जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार एक चीज वाजी की है, और वो ये कि पाकिस्तान किसी भी हालत में किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ना तो किसी धड़े की हमायत करेगा, ना किसी धड़े को मुखालफत करेगा। ये जिस तरह के बयानात आ रहे हैं नायब सदर अफगानिस्तान की तरफ से और अशरफ गनी की तरफ से, और पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ की जा रही है, ये दरअसल उस रिएक्शन का अमल है जिसकी वजह से उनको लगा कि शायद अब इनके हाथों से हुकूमत जा रही है। वरना जहां तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ना तो वो तालिबान के साथ है, ना पाकिस्तान मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की पब्लिक के साथ है। जो अवाम का फैसला है वो ही जो है वो पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिसको कहते हैं हुकूमत ऐसी चाहता है जो अवाम की हो। पाकिस्तान खाना जंगी को अवॉइड करना चाहता है। पाकिस्तान जहां तक हो सका अमन में साथ देगा, और अमन ही जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान का हमसाया होना
इस बात की मजबूरी है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है। और आज पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह अमेरिका को फैसिलिटेट किया हमने मुज़ाकरात में, दोहा मुज़ाकरात में, इस्लामाबाद में और काबुल में, पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो। खाना जंगी पाकिस्तानी वो मुल्क है जो बार बार दुनिया को इस बात से बता रहा है कि अगर वहां पर पॉलिटिकल सेटलमेंट ना की गई तो वहां खाना जंगी का खदशा है। सो मैं नहीं समझता पाकिस्तान किसी एक धड़े की हमायत कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान की हमायत नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भी अवाम की मर्जी से वहां हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसका साथ देगा, ना कि किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल ठीक है हामिद साहब, आपका जवाब आ गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे यकीनन जो अफगान फौज है या जो वहां पर अफगान हुकूमत है वो तो पिस्पा हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को भी वहां पर मुंह की खानी पड़ी। हम आपको बताते हैं वो किस तरह से, क्योंकि भारत के अफगानिस्तान में तकरीबन $8 करोड़ के नए जो 100 प्रोजेक्ट थे उसका जैसे ही ऐलान हुआ उसके तकरीबन हमने देखा कि 8 माह बाद ही अमेरिका ने वहां से अपनी फौज के इनखला का ऐलान कर दिया। अब तक जो लागत है वो $3 अरब यानी 22,000 करोड़ रुपए है इंडिया की अफगानिस्तान में। तमाम 34 सूबों में वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाने जा रहे थे, लेकिन सूरत हाल अब आपके सामने है और सबसे ज्यादा परेशानी में इस वक्त इंडिया मुब्तला है। अपने पैनलिस्ट से मेरा जो सवाल है इस मुतालिक वो यही है कि क्या इंडिया के अरबों डॉलर अब अफगानिस्तान में डूब गए? शुएब साहब, डूब चुके हैं, डूबे क्या? मसला ये है कि भारत को जो पैसे इंडिया उसने अफगानिस्तान में लगाए थे वो दर हकीकत पाकिस्तान का एक दूसरा बॉर्डर मसरूफ रखने के लिए लगाए थे कि पाकिस्तान के दोनों जो बॉर्डर हैं वो मसरूफ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि पाकिस्तान का तो एक छोटा बॉर्डर तीसरा ईरान के साथ है और एक जो है चौथा वो आपका उसका चीन के साथ, चाइना के साथ है। बिल्कुल, वो दोनों महफूज हैं। तो भारत ने अपने दूसरे बॉर्डर को मसरूफ किया कि अफगानी, और उसके लिए उसने जो सबसे बड़ा काम ये किया कि अपने वहां पे ढेरों ढेर अपने कौंसल खाने बना दिए। बिल्कुल। उन कौंसल खानों में हमारा रॉ के एजेंट बकायदा रखे गए जो कि वहां पर तरबियत देते थे उन पाकिस्तानियों को भी जिनको वरगला के ले जाया जाता था और उन अफगानियों को भी जिनको वो पाकिस्तान दुश्मन बनाते थे। बिल्कुल सही। लेकिन ये हुआ ये है कि अब जब अचानक अमेरिका भाग गया तो उसका भारत का ये ख्याल था कि हमें कोई मुतबादिल किरदार यहाँ देखे मिल जाए। बिल्कुल सही। वो नहीं देखे गया। अब भारत ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अशरफ गनी मुझसे मदद मांग ले। बिल्कुल। उसके लिए भारत वहां पे बकायदा असला भी उनके एयरपोर्ट पे उतार रहा है। अब अगर असला आप वहां पे काबुल पे उतारते हैं तो बस वही महफूज रह गया। बिल्कुल सही। बाकी एयरपोर्ट तो अब खतरे से खाली नहीं है। वहां जाएंगे तो तालिबान हमला भी कर देंगे। बिल्कुल। वो असला तबाह भी करेंगे, कब्जे में भी ले लेंगे। जबकि सिर्फ एक काबुल है जिसका अब घेराव शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। क्योंकि आज करजई के अजीज एक कमांडर थे सादिक करजई, उनकी भी मौत हुई है वहां पे। सही। तो ये चीजें जो हैं अब घेरे में आ रहे हैं। अब उनको नजर आ रहा है कि हमारा दिन दूर नहीं है। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान ने भी 17 से 19 तक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाई है मसले के हल के लिए। उसमें देखते हैं अफगान करजई साहब क्या फरमाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आगे क्या कहते हैं। ठीक। पाकिस्तान इस वक्त जो असल काम चाह रहा है वो ये है कि हमें खित्ते के अंदर भारत को निकालना है। तो उसके लिए जो नया एक ग्रुप बनाया जा रहा है वो अज़बकिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, अफगान, ताकि ये सब जब इकट्ठे होंगे तो बीच में इंडिया माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सब मुसलमान मुल्क है। नंबर 2 बात ये है। अच्छा, इन सबको अब ये जो वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, ये उन लोगों को ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि देखो अफगानिस्तान में अमन में तुम्हारा भला है। बिल्कुल सही। अगर अफगानिस्तान के अंदर आप लोग भी कोई शरारत करेंगे और हवा देंगे तो नुकसान आपका होगा। बिल्कुल सही। आपको चाहिए कि अफगानिस्तान को ठंडा करें। जब ठंडा करेंगे तो क्रॉस बॉर्डर आपके पास आना जाना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान से लेके अज़बकिस्तान तक। बिल्कुल सही। ये जो एक उनको एक दिखाया गया है, रास्ता बताया गया है, एक पेशकश की गई है। ठीक है। अब ये देखना है कि वो मुमालिक इस पे कितना अरसा करते हैं।
और जैसे ही ये शुरू हो जाएगा, इंडिया का रहा सहा जो वहां पे को थोड़ा बहुत कोई रह गया है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के लिए कल वहां कुछ नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? सारे मंसूबे तो धरे के धरे रह गए इंडिया के, जो उन्होंने मुआशी तौर पर भी सोचे थे और जिस तरह से वो शुएब साहब ने एलैबोरेट किया। सुमेरा, आपका पड़ोसी हो, खास तौर पर पड़ोसी भी और आपका दुश्मन भी हो, और वो इस कदर बुरा हो, ये पाकिस्तान के नसीब में आया है। वो पहले दिन से जिस तरह पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि इंडिया का क्या हाल है, कितनी गुर्बत है, कोरोना है, क्या मसाइल हैं, और मोदी सरकार है कि वो अफगानिस्तान में जाकर पैसे लगा रही है। सही कह रहे हैं आप, अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने इतना पैसा लगाया, 800 अरब रुपए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में लगा दिया। अभी पहले इसका जिक्र नहीं किया, अब वो कह रहे हैं जी, जिस तरह आप देखें इंडिया मीडिया रो रहा है बिल्कुल कि हमारे पैसे डूब गए। मुझे तो लगता है कि ये कहीं दुनिया से मांगने ना बैठ जाए कि हमें कुछ और दे या ना दे, हमारे किसी तरह खुदा के लिए पैसे पूरे कर दें, ठीक है ना। तो वो इस वक्त इंडिया का हाल हुआ है कि, और उन्होंने देखें कि अभी जो अफगानिस्तान में कल एक कार्रवाई हुई है और कितनी बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसने देखा है कि और कोई मसला नहीं, तो किसी तरह एक और कार्रवाई की है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोची समझी बुज़दिल कार्रवाई की है इंडिया ने, और अब उसको इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं मिलेगा। उसको यकीन हो गया है कि अब वो जो अफगानिस्तान में जितनी भी वहाँ उसने कौंसलर खाने बनाए, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की, जितने भी पैसे लगाए, मेरा तो ख्याल है कि जो इंडिया रो रहा है तो शुएब साहब एग्री करेंगे, जितने पैसे वो बता रहा है मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डूबे उसके, इसलिए ज्यादा शोर मचा रहा और ज्यादा ये भी बात सही है आपकी। सच नहीं बोल रहे, सच नहीं बोल रहा, लेकिन शुएब साहब उनकी तकलीफ से लग रहा है जी बिल्कुल कि ये पैसा सरमाया थोड़ा नहीं है, जितनी चीखें ऊंची जा रही हैं, जितनी वो दुहाई दे रहे हैं ना, दुहाई पूरी दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि उनका वो पैसा बहुत ज्यादा था। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी इस तरह की हरकतें, इस तरह की सोच इंडिया जो है वो करता रहता है, और पाकिस्तान को कोई मौका नहीं ऐसा जाने देता कि पाकिस्तान को किसी तरह डिफेम ना करे आलमी सतह पर भी, क्योंकि एक्चुअली उसको ये खौफ है कि अगर अफगानिस्तान का मसला सेटल हो गया, इनके मामला ठीक हो गया, अमन आ गया, तो इसके बाद जो दूसरा फ्लैश पॉइंट होगा मेन, वो कश्मीर हो जाएगा। तो वो चूंकि कश्मीर से उसने दुनिया की नज़रें हटाई हुई हैं, तो वो कहता है कि मुसलमान भी हैं आपस में लड़ते रहें, वहाँ उसका सरमाया लग जाए और कोई बात नहीं है, क्योंकि सरमाया इस दफ़ा ज़्यादा लग गया है। तो मुझे तो अब उनकी जो दुहाइयाँ हैं उससे लग रहा है, यकीन हो गया कि उनका सरमाया थोड़ा नहीं ज्यादा डूबा, बहुत ज्यादा डूबा। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की क्या सिचुएशन है इस वक्त? सारे पैसे डॉलर डूब गए उनके अफगानिस्तान में? जी, आप जो कह रही थी कि इंडिया की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में तो पड़ गई है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इंडिया को लग रहा था जैसे अब हर हालत में उसके जितने वो कौंसल खाने हैं, चाहे वो जलालाबाद में हो, कंधार में हो या काबुल में हो, सब जगह पे उसने इंडियन रॉ के एजेंट बिठाए हुए, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर भरपूर तरीके से मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने मजबूत सफारतकारी के जरिए इंडिया को इस महाज पर भी शिकस्त दी है, और ये शिकस्त जो है ये इंडिया को नजर आई है, तो इंडिया अब चीखने लग गया है। इंडिया को लग रहा है कि उसका जो है वो वाकई ही अरबों डॉलर, जिस तरह उसने वहां डैम बनाए और अवाम के अंदर मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड किया, तो ये इससे इनकार नहीं है कि वहां पर जो है वो इंडिया को बुरी शिकस्त हुई है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर खाना जंगी होती है तो उसमें एक बात यकीनी समझें कि इंडिया की तरफ से भरपूर साजिश होगी पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा महाजरीन, अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए। इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान की जंग एक बार फिर पाकिस्तान के गले डाल दी जाए। पाकिस्तान को इस मामले में बड़ी एहतियात करनी है। पाकिस्तान को अमेरिका समेत पूरी दुनिया को ये बताना है कि ना तो हम अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बनेगा। भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया को दिखाने की सख्त और अशद तरीन जरूरत है। इसकी वजह यह है कि भारत जिस अंदाज में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, खुसूसन तालिबान के हवाले से, वो दुनिया को फिर एक बार पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव की तरफ ले जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट, अवाम सबको एक ही पेज पर इकट्ठे होना जरूरी है, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। और जहां भारत के अरबों डॉलर जाया हुए हैं वहां पे अभी भी भारत की शर्मंगेजी और शरपसंदी जो है उससे आप पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ सकते। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के इदारों को
भारत की तरफ से होने वाली शरंगेजी के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जी ठीक है, हमें सब आपका भी पॉइंट आ गया। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। नाजरीन, आप सब जानते हैं इस वक्त कोरोना की जो मुल्क भर में सूरत हाल है, चौथी जो लहर है उसकी तरफ खबरदार किया गया है एनसीओसी की तरफ से, क्योंकि केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 2327 मस्बत केसेस हैं मुल्क भर में और 31 अफराद ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से। और डेल्टा वायरस जिसको इंडियन वायरस के साथ मैच किया जा रहा है, वो वायरस जो है वो भी अब पाकिस्तान में एक्टिव होना शुरू हो गया है। और असद उमर की जानिब से भी ये बात की गई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, खुदारा वो शुमाली इलाका जात की तरफ ट्रैवल ना करें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा जो भी 3 लहरें आई उसमें पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्मार्टली उसको हैंडल किया और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आई। अब इस बार क्या सिचुएशन होगी, क्या लॉकडाउन लगाना जरूरी है इस तमाम सूरत हाल की पेश नजर? शुएब साहब, लॉकडाउन तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अनाउंस कर देना चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ईद की छुट्टियां पूरा हफ्ता दे दें। बिल्कुल सही। अगला पूरा हफ्ता जो है, आज जुमा है तो गुजर गया, कल हफ्ता आ जाएगा। और बच्चों को छुट्टियां हैं ही, बच्चों को आप ये पूरा हफ्ता छुट्टी दे दें, उसका रिजल्ट ये होगा कि लोग घरों पे रहेंगे। नंबर 2, आप मरी, गिलगित, आज़ाद कश्मीर जाने वाले तमाम रास्तों पे बैरियर लगा दें, बकायदा बैरियर पुलिस के साथ, और पुलिस फोर्स भी वो जो वहां पे बकायदा आंसू के असला खड़ी हो, ताकि जो बदतमीज आदमी या बदतमीज लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें उनसे निपटा जा सके। बिल्कुल ठीक है। और वो रास्ते तमाम बंद किए जाएं, ये नहीं कि एक रास्ता बंद कर दिया तो दूसरा खुला छोड़ दिया। सही है, बिल्कुल ऐसा ही। पिशावर से स्वात जाने वाले, पिंडी से स्वात जाने वाले, पिंडी से मरी जाने वाले, मरी को दूसरी तरफ से आने वाले, ऊपर से कश्मीर की तरफ जाने वाले, ये सब रास्ते आपको बंद कर देने चाहिए। सही। ताकि ये जो लोग घरों से निकलते हैं ना कि जी ईद हमने वहां, खुदा का खौफ करो यार, ईद घर में, ये बकरा ईद है, कुर्बानी देनी है कि वहां जाके कुर्बानी अपनी देनी है। बिल्कुल सही। खौफ खुदा किया जाए, इन लोगों को रोकने का तरीका निकाला जाए, कारोबार बंद कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आप इस्लाम कराची वाले कारोबार बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। डाइनिंग बंद कर दी ना इन लोगों ने, चीजें बंद करना शुरू कर दी। पहले खोलते हुए भी हम जल्दी करते हैं और बंद करते हुए ताखीर कर देते हैं। बिल्कुल सही। हम दोनों तरफ गलत कर रहे हैं। बंद करने में हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए और खोलते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुकानदार तो आपका चीखे मारता रहेगा। आप उसे कहें शाम 6 बजे तक कारोबार है, रात 10 बजे तक कारोबार नहीं होगा। बिल्कुल। सुबह 8 बजे खोलो, 6 बजे दुकान बंद कर दो। ये टाइमिंग पूरे पाकिस्तान में दे दी जाए कहीं भी, ठीक है, और एक दिन छुट्टी फिक्स कर दी जाए। अगर बहुत मसला है तो इनकी 2 दिन छुट्टी कर दें, हफ्ता इतवार, ठीक है, ताकि ये इंसानों की तरह बैठें। ठीक हो गया। ये दुकानदारों को और लोगों को आपको राब्ता काटना पड़ेगा, तभी ये बीमारियां फैलने से रुक जाएंगी। ठीक है। आप छुट्टियां दें, कारोबार बंद करें और एक हफ्ते के लिए कम से कम पाकिस्तान को ब्लॉक कर दें। ठीक हो गया। फयाज साहब, अवाम वैसे सीरियस नहीं ले रहे इसको, वैक्सीन लगवाने वालों की परसेंटेज जो है वो इंतहाई कम है, तो लॉकडाउन जरूरी है सूरत हाल में? सुमेरा, आप हैरान होंगे कि मैं कुछ चैनल्स देख रहा था, वहाँ पे कुछ कोरोना के वाले पे रिपोर्ट्स चल रही थी, और आप हैरान होंगी कि जो इंटरव्यू चल रहे थे सिर्फ रेटिंग के लिए, बड़े फनी किस्म के लोगों को, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहे थे जो कोरोना का, वैक्सीन का और इस सारे सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे कि ये ड्रामा है, ये इसमें है कि आप इस तरह के फजूल लोगों के मुझे बड़ी हैरान की हुई कि यार ये कौन वहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन एडिटर्स कौन बैठे हुए हैं, क्या इनकी सोच है। शुएब साहब जानते हैं कोई एक ज़माना था जब एडिटर से वो किस लेवल की सोचते थे, क्या चीज़ों को देखते थे कि इस छोटे से फिक्रे और इस छोटे से जुमले का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं हैरान था कि इतने बड़े बड़े चैनल, ये कुछ छोटे चैनल नहीं थे, और वो फनी स्टाइल में कोरोना को डिस्कस कर रहे थे सिर्फ रेटिंग के लिए। बिल्कुल। तो ये एक तो ये चीज़ माशरती सतह पर और मीडिया की सतह पर भी ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको 3 लहरों जो आई हैं कोरोना की, उसमें अगर थोड़ी सी कमी रही है, हम पे इतनी सख्ती नहीं आई, तो ये चौथी लहर है, इससे भी हम किसी तरीके से कामयाब हो सकें। हुकूमती सतह पर सही बयान है शुएब साहब के, बहुत अमली तौर पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। ये कौम ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, ये सीरियस नहीं होते। इनको जब आप डंडे से काबू करेंगे
तो ये काबू आएंगे, ये रुकेंगे नहीं बाजार जाने से, ये परवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये सही बात है कि 6-7 दिन की बात है। लॉकडाउन अगर आपने छुट्टियां हैं, आप कुर्बानी करें, घरों में रहें। और दूसरा यह कि जो मवेशी मंडियां हैं ये भी बड़ी खतरनाक है, इसलिए कि बड़े, आप सुमेरा जानती हैं कि दूर दराज इलाकों से लोग मवेशी मंडियों में लेकर आते हैं, और वो जब यहाँ अगर वहाँ किसी को अगर कोरोना है तो वो यहाँ देकर जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ से जब लेके जाएगा और तो वो जाकर पूरे इलाके में फैलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मवेशी मंडियों जहाँ लगी है वहाँ पर तो बहुत सीरियसली सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एहतियात के साथ देखना चाहिए। और हुकूमती सतह पर तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ज़्यादा फुल लॉकडाउन नहीं लगा सकते तो कम से कम स्मार्ट लॉकडाउन करें, ताकि जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको मौसर तरीके से लगाया जाए और लोगों को इस जो ख़तरनाक वबा है, और आप जानती हैं रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये पहली 3 से ज्यादा खतरनाक है, इसको तो पता ही नहीं चलता आपको, डेल्टा वायरस जी, आप डबल म्यूटेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कौम को थोड़ा सा डंडा करेंगे तो फिर ये ठीक होकर चलेगा। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए भी मस्ट कर दिया जाए। बिल्कुल सही हो गया। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे आप, चूंकि इस वक्त इंग्लैंड में हैं तो आपकी राय भी लेना चाहेंगे इसके ऊपर कि हम देखते हैं कि लंदन हो, अमेरिका हो, इस तरह की जो भी कंट्रीज हैं वहां पर बड़े लंबे अरसे के लिए हमने देखा कि मुकम्मल लॉकडाउन, सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, लगाया गया, लेकिन उसको देख के भी हमारे अवाम सबक नहीं सीख रहे हैं। तो लॉकडाउन जरूरी है पाकिस्तान में इस तमाम सिचुएशन में? जी, ये वाकई बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जहाँ तक कोरोना की चौथी लहर की बात है तो मैं खुद समझता हूँ कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो होशियार रहने की जरूरत है, SOPs पर अमल करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ NCOC की जानिब से मजीद इकदाम की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि अल्लाह ना करे लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान में अभी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में पिछली 3 लहरें भी जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन और हुकूमती इक़दामात और अल्लाह की खुसूसी रहमत की वजह से पाकिस्तान उनसे नबरदास्मा हो गया, पाकिस्तान ने उनसे निपट लिया। तो मैं नहीं समझता कि हमें उसके लिए पाकिस्तान को इस लहर से मुकाबले के लिए लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अवाम के अंदर SOPs पर अमल दरामद, एहतियात, क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट में फैलने का रेशियो बहुत ज्यादा है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बेसिकली इंडियन वायरस है, इसके अंदर फैलने का रेशियो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान में अवाम को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बाशऊर करने की, इतला करने की, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और इन सब चीजों की तरगीब देना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी और तरीका है। जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है तो मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की हुकूमत को किसी भी सूरत एकदम से पैनिक होकर लॉकडाउन करना चाहिए। हमने देखा कि सिंध की हुकूमत के कुछ इकदामात होना शुरू हो गए हैं तो वो ठीक है, लेकिन अवामी हमें डेली वेजेस और अवाम, गरीब अवाम का ख्याल रखना है और किसी भी हालत में एकदम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना, बल्कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा एहतियात और शऊर देना की जरूरत है। लॉकडाउन जो है वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी इसको एज ऑप्शन नहीं लेगी। बिल्कुल ठीक है हामिद खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। नाज़रीन, हमारा जो अगला और आखिरी पॉइंट है वो अपनी नौयत के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोगों ने मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक सोशल इशू को हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर ऐड किया करें। आज का जो हमारा सोशल इशू है वो यही है कि आप देखते हैं कि आजकल एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि कोई भी वीडियो जब वायरल होती है तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले लिया जाता है कानूनी इदारों की तरफ से। एक दो एग्जांपल्स आपसे शेयर करना चाहूंगी। कराची में आपने देखा रिसेंटली एक औरत को छेड़ा गया, उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक खाविन जो है वो अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद की बेतहाशा वीडियोज आती हैं, उनको भी जब उनकी शनाख्त होती है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर मुफ्ती अजीजुर रहमान वाला ताज़ा वाक़या आपके सामने है, और फिर मिर्ज़ा उस्मान वाला वाक़या जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुद एक्शन लिया। तो इस ये जो टॉपिक है इसको लेकर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो का वायरल होना जरूरी है? शुएब साहब। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए मुझे लगता है ये ज़रूरी हो गया कि पाकिस्तान में जो हमारा 2 तरह का निज़ाम है, एक पहले पुलिस है जिसने गिरफ्तार करना है, बिल्कुल, जो पर्चा ही नहीं दर्ज करती, जो आप जितना मर्जी पीट लें। फिर एक वक्त आ गया था कि लोग पर्चा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू करते थे कि हमारा पर्चा बाहुकुम अदालत हो। बिल्कुल सही। और दूसरा है अदालती निज़ाम। ये 2 हैं। पुलिस में आप पहले तो आपकी किस्मत है पर्चा दर्ज हो जाए ना हो,
फिर दूसरा, अगर वहां से आगे आप अदालत में चले गए तो आपकी किस्मत है कि फैसला जल्दी हो जाए। बिल्कुल सही। नहीं तो वहां बरसों लग सकते हैं किसी भी फैसले में, क्योंकि ये वकला का काम है कि कितना वो केस अटकाएंगे। उन्होंने अपनी फीस होते हैं ना इनके पास, टैक्टिस से वो बढ़ा उसको लटकाए जाते हैं। अब जब सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया के बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आने शुरू हुए थे। चीज़ों को लोगों ने मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू किया। जी बिल्कुल। पहले तो मजाक समझा जाता रहा, उनका मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन जब वो चीज़ें बढ़ती गई तो फिर उन चीज़ों को अब संजीदगी से लेना शुरू किया गया है। हालांकि शोएब साहब, जब शुरू में खबरें आना शुरू हुई थी तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मानते थे, हमने कहा तो सोशल मीडिया की है। बिल्कुल बिल्कुल करता था, सही कह रहे हैं। अब वो मान रहे हैं, लेकिन अब अभी हमें कानून की जरूरत है कि कोई एक ऐसा कानून हो जो कि ये तस्लीम करे अदालत के अंदर कि ये जो फिल्म दिखाई जा रही है ये भी एक एविडेंस है। बरतानिया में आग लगी, लुटेरे हुए, चोरियां हुई, पूरे बाजार लूट लिए गए। बरतानिया की अदालतें दिन रात काम किया और वहां जिसकी भी तस्वीर निकल आती रही, जो कैमरे की जद में आता गया वो जज़ा पाता गया, ठीक हो गया। यानी कि ये आज की बात नहीं है, कई साल गुजर चुके हैं। हमें एक कानून की जरूरत है जो कि ये हमें कब बनाएंगे मुझे नहीं पता, अगर बन गया है तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरा इल्म नहीं है, जो कि जिस कानून की बुनियाद पे अदालत ये तस्लीम करे कि ये जो फिल्म है हम इसको एविडेंस मानते हैं। ठीक है। अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक ये नहीं तस्लीम किया जाता। जो अभी तक हुआ है उस पे कोई फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ उनको आगे चलाया गया। लेकिन हम ये बात करें कि एक्शन तो ले लिया जाता है ना? एक्शन लिया जा रहा है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन तब होगा जब सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, सही है। मैं एक्शन इसको नहीं मानता, ये तो केस शुरू हुआ है। एक्शन तब होगा जब किसी को सजा हो जाएगी, जेल डाला जाएगा या अगले जहां रुखसत किया। कुछ केसेस में सजा हो जाती है, कैसे कुछ में नहीं होती। साहिवाल वाले केस में क्या हुआ? क्या एविडेंस नहीं था? क्या उसकी फिल्म नहीं बनी थी? क्या वो फिल्म चली नहीं थी? क्या सारी दुनिया ने साहिवाल में पुलिस को वो कत्ल करते नहीं देखा था? बिल्कुल। फिर क्या बना उस केस का? ये जिन केसों में पुलिस आएगी ना उन केसों में पूछूंगा कि क्या होता है। वीडियो का वायरल होना जरूरी है इंसाफ के लिए? वीडियो का वायरल होना इस वक्त मौजूदा सिस्टम को जगाने के लिए जरूरी है। ठीक है, फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सुमारा, ये समझें कि जो अब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ज़मींदार ने अपने मज़ारे को मारा, किसी घर वाले मालिक ने अपनी नौकरानी को मारा, तो ये तो ऐसे है जैसे वो जंजीर, इंसाफ की जंजीर हिलाई जाती है। और आप फिर देखती हैं कि जो ही सोशल मीडिया पे आती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो फिर वज़ीर आला साहब भी एक्शन आ जाते हैं, पुलिस भी एक्शन में आ जाती है, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी एक्शन में आ जाता है। तो इस तरह फिर लोगों की हौसला अफजाई भी हो रही है। ज़ाहिर वो इंसाफ के असूल के लिए देखते हैं कि अगर इंसाफ इसी तरह मिलता है तो जिसका दाव लगता है, वो जो उसके साथ ज़्यादती हुई है अगर कहीं से उसको मिल जाती है तो वो फौरी तौर पर वायरल करता है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ वीडियो ऐसी भी आई हैं जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब थी और जो लोगों ने अपनी मर्जी से दी। ऐसे लोग, क्या मुआशरा, क्या अंदाज़ है, क्या सोच रखते हैं, किस कहाँ जा रहे हैं हम, कि अपनी ही वीडियो, इतने सीनियर ओहदों पे बैठे हुए जजेस और इस तरह की वीडियो, तो ये सारी जो कहते थे बगैर सोचे समझे, उनको तो दूसरी तरह पकड़ होनी चाहिए। अब यहाँ तक ये बात है कि जो आम लोगों को इंसाफ के लिए दाद रसी मिल रही है, ये बिल्कुल सही बात है। हम रोज़ाना खबरें पढ़ते हैं, मियाँ शहबाज भी पेश हो रहे हैं, हमजा पेश हो रहे हैं अदालतों में, फिर शाम को हम चैनल्स पर बैठ कर हम भी बातें करते हैं, हमारे दोस्त भी बातें करते हैं। ये सही कह रहे हैं शेफ साहब कि जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोगों के केस हैं, आपको पता है वो किस मुसीबत से और किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनके केस सुने भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये उस सिस्टम की तरफ बुनियादी तौर पर जब खान साहब आए तो उनका भी ये ख्याल था, या उनका ये नारा भी था कि मैं इस सिस्टम को बेहतर करूँगा। तो मेरे ख्याल में जैसे वो मदरसे के तालिब इल्म की और मौलाना की फिल्म आई, उस पर एक्शन हो गया, ठीक हो गया, लेकिन किसी ने सोचा है कि यार इस पर बाकायदा रिसर्च की जाए, कैसे वाक़यात होते होंगे, बेशुमार होते होंगे, या ऐसा सिस्टम उनसे मिलकर इवॉल्व किया जाए कि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। मुलाजमीन को, घर के मुलाजमों को मारा जा रहा है तो इस तरह की कोई मूव, कोई लॉज बन सके, उसके रिगार्डिंग लॉज बनाया जाए और लॉज पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अगर ये एक का दुका वाक़यात इसके
जहाँ लोगों को इंसाफ मिल जाता है वहाँ देखें वो उनको उसके मनफी इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। बिल्कुल तो सही। चाहिए तो ये कि पूरी हुकूमत जो थिंक टैंक बैठा है वो इस सोशल मीडिया पे देखकर एक्शन ज़रूर लें, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए कुछ प्लानिंग भी दें, कुछ कानून साजी करें, कोई जो इदारे हैं इंसाफ के सिस्टम को चलाने वाले उनको भी ज़रा खौफ पैदा करें, उनको भी ज़रा एक्टिवेट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि वायरल की जाए, लेकिन यह कि कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को और हुकूमती इदारों को कि खुदा के लिए आप सिस्टम बदलें। फयाज साहब जवाब क्या आपका, जरूरी है या नहीं है वायरल? मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब जरूरी बन गया है। लोगों चौंके इंसाफ मिलना शुरू हो गया ना, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो अब इसको वायरल करेगा। जरूरी है। एक वाकया मैं बता दूं तो इस वक्त वायरल हुआ है कि एक ट्रॉली आ रही है, उसके पीछे से एक गाड़ी वाला निकलता है, बिल्कुल सड़क तंग कर देता है, सामने बेचारा मोटरसाइकिल सवार था, उससे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ट्रॉली के नीचे आके मर जाता है। बिल्कुल। खुदा के लिए इस गाड़ी का नंबर ट्रेस करके इस मुलजिम को सजा दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह की वीडियोस अगर आए तो वो तो बहुत फायदे के लिए होती हैं। हामिद खान साहब, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं इस तरह की वीडियोस जब वायरल होती हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इनका वायरल होना जरूरी है। जी मेरा बात तो ये सच है। मैं बताऊं ये बड़े अफसोस की बात है कि वाकई हमने ये देखा कि अब सोशल मीडिया एक तरह से हुकूमत के इकदामात के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। ये बदकिस्मती है। हुकूमत को, इदारों को पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए, ना कि ये कि अगर कोई वीडियो वायरल हुई है, चाहे वो बच्चियों पर तशद्दुद की हो या मोटरसाइकिल वाले की दुकान पर काम करने वाले बच्चे के हवाले से हो या वो होटल में जोड़े पर तशद्दुद के हवाले से हो, ये एक गलत रिवाज है। लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि किसी ना किसी तरह अगर हुकूमत को इतला मिलती है तो हुकूमत रिएक्शन कैसे करती है इसको देखना ज़रूरी होता है। और क्या वो जो अफराद पकड़े जाते हैं क्या वो कैफरे किरदार तक पहुँचते हैं, क्या उनको उनके जुर्म की सज़ा मिलती है या नहीं, ये बुनियादी सवालात हैं। देखें, आज से पहले जब प्रिंट मीडिया था तो अखबारात की जो खबरें थी वही हुकूमत के लिए एक तरह से गाइडलाइन होती थी और अखबार की खबर पे फौरन एक्शन लिया जाता था। और शुएब साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ये बात कि बाकायदा ऐलान किया जाता था हर अखबार के, जी देखें जी मेरी खबर पर ये एक्शन लिया गया, चाहे वो नए वक्त हो, जंग हो, अमरोज हो, मशरिक हो, कोई भी अखबार हो, वो क्रेडिट लेता था। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया आया, फिर उसके बाद टेलीकास्ट मीडिया आया, टीवी के ऊपर चैनल्स अब क्रेडिट लेने लग गए। तो इसी तरह अब जो सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रेडिट लिया जाता है कि जी मेरी वीडियो के ऊपर फौरन अमल हुआ है या एक्शन हुआ है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर हुकूमत वीडियोस को देती है और उसके ऊपर एक्शन लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अगर एक केस को पकड़ती है तो उसके उस जैसे जो बाकी केसेस हैं उन पर प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाए, कानून साजी की जाए, ताकि आइंदा इस तरह के मामलात और वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हुकूमत का काम एक्शन लेना तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर उनका सद्देबाब करना और आइंदा के लिए बेहतर कानून साजी ज़रूरी है। सोशल मीडिया एक्टिव होने के जहाँ बहुत सारे नुकसानात हैं वहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर चीज़ का इसी तरह सिस्टम होता है, हर चीज़ में कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो फ़ायदा है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही। हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सैयद शहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, फयाज बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आप इंग्लैंड से हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।